गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम कंडक्टर्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सो कंडक्टर बेसिकली एक सब टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का, और बेसिकली ये बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आई एम एज्यूमिंग दैट बिफोर दिस लेक्चर यू ऑलरेडी नो अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ and electric potential and Gauss theorem. So I am assuming that all those who are attending this session, they have a prior knowledge of electric field, the basics of electrostatics, which are electric field, Coulomb's law, electric potential, and Gauss theorem. Okay, so let us begin with conductors. So what are conductors basically? So materials को उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट कैटेगरी है कंडक्टर और सेकंड कैटेगरी है इंसुलेटर। सो बेसिकली कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आर द मटेरियल्स व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसमें चार्जेस फ्रीली फ्लो कर सकते हैं, एंड इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ और अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर्स। उसके अपोजिट इंसुलेटर्स होते हैं। Insulators do not conduct electricity. There is no free flow of charge because there are no free electrons in the insulators. So conductors में जो outermost electron होता है, that is very loosely bonded to the atom, and because of that it is free to move. Okay, and it acts as a charge carrier. Okay, so because of that conductors conduct electricity. Okay, let us move on to next slide. So whenever we will be discussing conductor in this chapter, we will be assuming that we are talking about an ideal conductor. So हमारा जो आइडियल कंडक्टर है उसमें इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो अगर मैं अपने आइडियल कंडक्टर के किसी भी एक छोटे से वॉल्यूम को ऑब्जर्व करूं तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और बिकॉज उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स हैं और हर एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड है, तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि कंडक्टर के अंदर इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो किसी भी कंडक्टर के छोटे से वॉल्यूम में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, बट विद इन द कंडक्टर ही ये फ्रीली मूव कर सकता है। ये सरफेस के बाहर नहीं आ सकता कंडक्टर से, ये कंडक्टर से बाहर नहीं निकल सकता। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द electrons which can move freely within the meat of the conductor. meat मतलब कंडक्टर की बॉडी के अंदर ये freely move कर सकता है, but it cannot come out of the conductor. Okay, so as you can see in this diagram, there is the nucleus in the atom of conductor which contains positive charge, and the electrons are present in the orbits and they are moving around the nucleus. So the outermost electron is very loosely bonded to this nucleus because it is very far away from the nucleus. तो इसकी वजह से ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है, और ये बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर एटम से एसोसिएटेड नहीं होता, बल्कि एटम से ये फ्री हो जाता है, तो ये फ्रीली मूव कर सकता है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। Now let us discuss what happens when my conductor is kept in an electric field, in an external electric field. तो इस फिगर में जैसा कि हम देख सकते हैं, एक ये कंडक्टिंग स्लैब है। सो दिस इज अ स्लैब, a rectangular slab in this particular case, which is whose material is conducting. So the material of this slab is an ideal conductor. So because this is an ideal conductor, it will have a
इनफाइनाइट सप्लाई एंड इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो यहाँ पे ये जो ग्रीन सर्कल्स हैं, ये ग्रीन सर्कल्स रिप्रेजेंट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ्रीली मूव कर सकते हैं विद इन द कंडक्टर। ओके, नाउ अब इस कंडक्टिंग स्लैब को अगर हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा? सो दिस एरो, this red color arrow represents the external electric field. So what we are doing, we are applying an external electric field on this. Now because this slab is made up of conducting material और कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बिकॉज दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे विल स्टार्ट मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे तो ये किस तरफ मूव करेंगे? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा? ये सपोज ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस पे इस तरफ फोर्स लगेगा तो ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। ओके, सो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और बिकॉज ये बाहर नहीं आ सकता फ्री इलेक्ट्रॉन, it is free to move within the conductor only. Okay, so it will move in this direction and it will stop here. Similarly, there will be other free electrons also. So what will happen? Free electrons will start accumulating on the left part of this plate. तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट फेस पे accumulate करना स्टार्ट कर देंगे। Now because conductor is neutral as a whole, so if there is some excess negative charge on this side, there must be some excess positive charge at some other part of the conductor to make the conductor neutral. Okay, because conductor neutral है, इसका मतलब अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो कंडक्टर के अंदर कहीं और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। बिकॉज चार्ज राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा? जो राइट फेस है, राइट फेस पॉजिटिवली चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? जो लेफ्ट फेस है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो राइट फेस है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन? It is basically movement of free electrons in the presence of external applied field. So because of this externally applied field, the free electrons movement will take place, due to which the charge distribution inside the conductor will change. और जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो राइट साइड में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो लेफ्ट साइड में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बिकॉज ये चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, इस चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होगा? इस चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अंदर एक फील्ड बन जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर जो फील्ड होगा डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। So it will be from positive charge towards the negative charge. So E redistribution is basically the electric field of redistributed charge. So किसी भी इंस्टेंट पे जो नेट फील्ड होगा वो क्या होगा?
net field at any point inside the conductor will be E external. It will be the sum of external field and the field due to the charge redistribution. So net field will be E external plus minus E redistributed in this particular case. So as you can see, the net external field will start decreasing because of this redistribution of the charges. So एक टाइम आएगा जब redistribution इस तरह से हो जाएगा such that net field inside the conductor at all points will be equal to 0. So धीरे धीरे ये फील्ड कम होना स्टार्ट होगा, जो नेट फील्ड है वो कम होना स्टार्ट होगा. क्यों कम होना स्टार्ट होगा? बिकॉज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है जो हमने अप्लाई किया था, और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार्जेस का. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा वैसे वैसे ये ई रीडिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता रहेगा. जैसे जैसे चार्जेस एक्यूमुलेट, ज्यादा से ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे लेफ्ट फेस पे और राइट फेस पे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ई रीडिस्ट्रीब्यूशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. Okay, so it will start increasing and ultimately a situation will come when external field and redistribution field will neutralize each other at every point of the conductor, and that state is known as steady state. So what is steady state? It is a state in which field due to redistribution exactly balances external field at each and every point of conductor. So usually it's achieved within a few microseconds. Okay. So again, I am discussing this. Okay. So basically, we are discussing effect of external field on a conductor, on an ideal conductor. तो जैसा कि हम जानते हैं कि तो ये कंडक्टिंग स्लैब है, ये कंडक्टिंग स्लैब है, एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग स्लैब जिसको हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग स्लैब के अंदर infinite supply of free electrons होता है. So there are infinite number of free electrons within this conducting slab. So all these free electrons can move freely within the meat of the conductor. अगर हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस स्लैब के अक्रॉस, तो क्या होगा? इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे. बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं तो वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे. तो कोई भी अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन देखेंगे उस पे जो फोर्स लग रहा है इस पर्टिकुलर केस में वो राइट से लेफ्ट की तरफ लग रहा है. व्हाई? बिकॉज फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ है और इलेक्ट्रॉन में चार्ज नेगेटिव है. तो जो इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स है वो फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट लगेगा. इस केस में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे. तो लेफ्ट की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? जो लेफ्ट फेस है इस स्लैब का वो नेगेटिवली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसा कि हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फिगर में, लेफ्ट फेस विल बी नेगेटिवली चार्ज. बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एक्यूमुलेशन, negative charge accumulation on the left face, the right face will become positively charged. Why? Because conductor as a whole is electrically neutral. अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो कहीं और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए सच दैट टोटल चार्ज जो है कंडक्टर में वो जीरो हो जाए. तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ
कंडक्टिंग ये वाला फेस जो होता है, राइट वाला फेस, वो पॉजिटिवली चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस केस में यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ externally applied electric field as you can see in this particular diagram. अब इस चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, बिकॉज चार्जेस सेपरेट हो गए। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं ये भी अपना फील्ड बना देंगे। एक फील्ड तो हमारे पास पहले से था जो एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड था, उसके अलावा एक नया फील्ड बन जाएगा जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो मैं एक बहुत ही सिंपल केस ले रहा हूँ जिसमें एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग स्लैब है, बट जो डिस्कशन है वो जनरल केस में वैलिड है। ओके, तो ई रीडिस्ट्रीब्यूशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अब जो नेट फील्ड है, नेट फील्ड मतलब टोटल फील्ड, तो टोटल फील्ड जो बाहर से फील्ड हमने अप्लाई किया था ये एक्सटर्नल चार्जेस की वजह से ई एक्सटर्नल, ये इस केस में यूनिफॉर्म है, बट नॉन यूनिफॉर्म होगा तब भी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब भी ऐसा ही कुछ होगा जैसा इस केस में हो रहा है। So E net will be equal to E external minus E redistribution. So as you can see in this figure, from this expression, जो net field होगा external इस तरफ और redistribution दूसरी तरफ, external from left to right and redistributed charge का field from right to left. So net field will be basically E external minus E redistribution in this case. So as you can see in this figure, as the charge redistribution is taking place, E redistribution is increasing and E net field, so this is increasing. इनिशियली जीरो था जब कोई चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं था, धीरे धीरे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हुआ तो पॉजिटिव हुआ और धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। और जो नेट फील्ड था पहले ई एक्सटर्नल के बराबर था, लेकिन धीरे धीरे ये घटने लगा, तो नेट फील्ड जो है वो डिक्रीज होगा और रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो बिकॉज रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से नेट फील्ड डिक्रीज होगा। तो कुछ टाइम के बाद, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि कुछ टाइम के बाद क्या होता है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के कुछ टाइम के बाद कंडक्टर एक स्टेडी स्टेट अचीव कर लेता है। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है? स्टेडी स्टेट होती क्या है? अ स्टेट इन विच फील्ड ड्यू टू redistribution exactly balances external field at each and every point of the conductor. तो बेसिकली स्टेडी स्टेट में क्या होता है, नेट फील्ड हर पॉइंट पे कंडक्टर के जीरो हो जाएगा। ओके, तो धीरे धीरे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा और चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक कंटिन्यू करेगा? जब तक कि नेट फील्ड हर एक पॉइंट पे नेट फील्ड जो है कंडक्टर के जीरो में। ओके, so basically charge redistribution stops as soon as the steady state is achieved. Why? Because field at every point inside conductor becomes zero. तो अगर फील्ड हर पॉइंट पे फील्ड जीरो हो गया तो क्या होगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर कोई नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स जीरो हो गया तो क्या होगा? बेसिकली चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टॉप कर जाएगा। नाउ स्टेडी स्टेट में होता क्या है? स्टेडी स्टेट में नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट इज जीरो। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी ऑलरेडी। ये क्यों होता है? क्योंकि चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक स्टेडी स्टेट आ जाती है। ओके,
Second property is the entire conductor becomes equipotential. Now let us discuss this, why entire conductor becomes equipotential. तो सपोज ये एक आर्बिट्री कंडक्टर है, इसमें स्टेडी स्टेट आ गई, अगर कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या होगा? हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस VB minus VA is nothing but line integral of E dot dl. ओके, सो अगर कोई भी दो पॉइंट में कंडक्टर के अंदर लूं, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे निकाल सकता हूं? इट विल बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ E dot dl across any path. Okay, so because electric field is a conservative field, we have already studied about conservative and non-conservative fields when we discussed the concept of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, सो कोई भी दो पॉइंट्स अगर मैं कंडक्टर के सरफेस के अंदर लूं, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है VB माइनस VA, दैट विल बी माइनस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl. अब इस केस में इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू चूज अ पाथ which lies entirely inside the conductor and which goes from A to B. So it is possible to choose a path which goes from, whose starting point is A and which is ending at B, such that the entire path is inside the meat of the conductor. Okay, so जो net field होगा इस पूरे path पे, E is zero in steady state everywhere. So इसका क्या मतलब है? अगर E zero है तो E dot dl भी कितना हो जाएगा? A से B तक ये जीरो के बराबर हो जाएगा. So अगर E dot dl जीरो के बराबर है तो VB माइनस VA will be same. तो कोई भी दो अगर मैं पॉइंट्स लूं तो VB माइनस VA will be zero and VB equal to VA. तो अगर मैं कोई भी दो पॉइंट्स लूं कंडक्टर के अंदर, कोई भी दो आर्बिट्री पॉइंट्स अगर मैं कंडक्टर के अंदर ले लूं, so it is always possible to to choose a path such that line integral of electric field is zero, which means that E dot dl will be zero across this path, which means that potential difference between B and A will be zero. So entire conductor will be equipotential, which means that all the points on the conductor will be at the same potential. All points of conductor are at same potential. Let us erase this. You can leave it. Now, because net electric field is zero at all points, at each and every point inside the conductor, so conductor will be at equipotential, which means that all the points on the conductor will be at the same potential. Okay. Now third important property, तो ये जो equipotential वाली property है, ये इसी property से follow हो रही है. तो जितनी भी properties, चार properties मैंने यहाँ पे list की हैं. पहली property है net field inside the conductor at every point is zero. Second property is conductor will be equipotential. Third property is excess charge is residing at the surface only. And fourth property is E at surface is perpendicular. So ये चारों property basically इसी property से follow हो रही है. तो हम पहली दो property मैं explain कर चुका हूँ
कि पहली प्रॉपर्टी तो हमने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन कर दी थी. सेकंड प्रॉपर्टी, कंडक्टर विल बी इक्विपोटेंशियल, व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. थर्ड प्रॉपर्टी इज excess charge resides at the surface of the conductor only, which means that why, so how will I prove that any excess charge will be residing at the surface only? तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. हमने देखा था चार्ज लास्ट स्लाइड में, वी सॉ दैट बिकॉज ऑफ चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन the charges were redistributing, positive and negative charges were separating. But how can I say that finally जो भी redistribution होगा उसके बाद excess charge जो है वो हमेशा सरफेस पे ही रिसाइड करेगा. तो सपोज ये कंडक्टर है, अगर मैं इसको प्लस क्यू चार्ज दे दूं तो कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्रीली मूव हो सकता है. तो क्या होगा, ये चार्ज फ्रीली मूव करेगा और अल्टीमेटली एक स्टेडी स्टेट आ जाएगी. स्टेडी स्टेट आ जाएगी मतलब कंडक्टर के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे फील्ड जीरो हो जाएगा और कंडक्टर इक्विपोटेंशियल हो जाएगा. सो इज इट पॉसिबल टू प्रूव दैट एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट सरफेस ओनली? तो हमें क्या प्रूव करना है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं यहाँ पे कंडक्टर के, सपोज ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे एक्सेस चार्ज नहीं हो सकता. अगर एक्सेस चार्ज है तो उसको सरफेस पे ही रहना, मतलब यहाँ पे चार्ज नहीं हो सकता. ऐसे जो भी चार्ज होगा वो हमेशा सरफेस पे आ जाएगा फाइनली. तो ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो इसको मैं प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन कर सकता हूँ. मैं एज्यूम करता हूँ कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि मान लेते हैं पी पे कुछ एक्सेस चार्ज आ गया. ओके, सो अगर पी पे कुछ एक्सेस चार्ज आ गया तो क्या हो जाएगा? तो सपोज मैं एक गॉसियन सरफेस बनाता हूँ. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल गॉसियन सरफेस अराउंड पी. सो ये एक बहुत ही छोटा सा गॉसियन सरफेस है जो पी के अराउंड मैंने बनाया हुआ है, एंड इट इज इनक्लोजिंग पी एज यू कैन सी इन द फिगर. सो दिस पॉइंट इज पी. सो ये पी को इनक्लोज कर रहा है, and this Gaussian surface is entirely within the conductor. अब सपोज इस सरफेस का नाम हमने एस रख दिया. सो फ्लक्स थ्रू एस will be equal to 0. Now why flux through S will be equal to 0? Because electric field at all points on the surface is 0. Because each and every point on the of the surface of this surface is inside the conductor. So that is why electric field at each and every point of this surface will be equal to 0. And now because electric field is 0, so flux through S will be equal to 0. So it means that charge enclosed inside S equal to 0. तो इसका मतलब P पे कोई चार्ज नहीं हो सकता, बिकॉज अगर P पे कुछ नेट चार्ज है तो क्या होगा, उस चार्ज की वजह से कुछ नॉन जीरो फ्लक्स आ जाएगा इस सरफेस से. और अगर इस सरफेस से कुछ नॉन जीरो फ्लक्स है तो इसका मतलब क्या है कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे जीरो नहीं हो सकता, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. ओके, सो एक्सेस चार्ज कैन नॉट रिसाइड. So another way of saying is this is that excess charge cannot reside inside the meat of conductor. Meat means the part of the conductor except the surface. अगर एक्सेस चार्ज कहीं होगा तो वो हमेशा केवल सरफेस पे ही होगा. कंडक्टर के अंदर कभी भी एक्सेस चार्ज नहीं हो सकता, जैसा कि हमने प्रूव कर ही दिया है यहाँ पे कि कंडक्टर के अंदर एक्सेस चार्ज क्यों नहीं हो सकता. ओके,
Now electric field, now fourth and most important point is electric field at the surface of the conductor will always be perpendicular to the surface. Okay, let us discuss this point. Electric field at the surface will always be perpendicular to the surface. Why is it so? Suppose this is a conductor, तो कंडक्टर के मीट के अंदर तो फील्ड जीरो होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. बट सरफेस पे फील्ड जीरो, बिकॉज सरफेस इज डिफरेंट फ्रॉम मीट. सरफेस पे चार्ज होता है, मीट के अंदर फील्ड भी जीरो है और एक्सेस चार्ज भी नहीं हो सकता मीट के अंदर किसी भी पॉइंट पे. सरफेस पे एक्सेस चार्ज हो सकता है, और बिकॉज सरफेस मीट पे नहीं है तो सरफेस पे फील्ड भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. इसको भी हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं. सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूं कि फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब फील्ड, दिस इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और जो सरफेस पे फील्ड है वो इस डायरेक्शन में ना होकर इस डायरेक्शन में. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द फील्ड हैज अ perpendicular component as well as a parallel component. अगर फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट है तो क्या होगा? E parallel will cause charge redistribution. अगर फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट है तो फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट है, इट कांट बी जीरो इन स्टेडी स्टेट. Because sorry, it can't be non-zero in steady state. Why? Because अगर ये नॉन जीरो है स्टेडी स्टेट में तो उसका क्या मतलब? उसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा है और स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट है जो कि पैरेलल है सरफेस के, फ्री सरफेस के, तो क्या होगा? उसकी वजह से चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा और अगेन एक स्टेडी स्टेट आएगी एंड it happens till it is neutralized by new charge distribution. तो कहने का मतलब यह है कि पैरेलल कंपोनेंट नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड का. व्हाई? बिकॉज अगर पैरेलल कंपोनेंट है तो उसकी वजह से चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो तब तक होता रहेगा जब तक कि ये पैरेलल कंपोनेंट एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज ना हो जाए. तो स्टेडी स्टेट में सरफेस पे जो फील्ड होगा वो उसका कोई पैरेलल कंपोनेंट नहीं हो सकता. सरफेस पे फील्ड हमेशा उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा. All right, so in next session we will continue from here and we will start doing some good problems based on conductor.